प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है जो हमें ख़रीदना होता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो सिक्योर हो जाए। और ये हम कोई इसके लिए कोई कमांड नहीं प्ले करते, ये एक सिक्योरिटी है जो हमने वेब होस्टिंग कंपनी से पैसे देकर परचेज़ करनी होती है, जैसे हम होस्टिंग परचेज़ करते हैं। तो जब हम SSL ले लेते हैं तो ये एक SEO का फैक्टर है। मतलब एक वेबसाइट है वो SSL प्रोटेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है पुअर है, SEO स्कोर उसका पुअर है। एक वेबसाइट है जो SSL प्रोटेक्टेड है तो इसका मतलब हुआ कि वो SEO, उसने SEO का एक फैक्टर पूरा कर लिया। ठीक है, और क्या है, और क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में? जल्दी जल्दी बताया ना, फिर मैं आगे पढ़ाऊँ। रीडायरेक्ट्स। अच्छा, रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं? टाइप से 301 और 302, 301 और 302। SEO में रीडायरेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन बताएगा जी? मतलब रीडायरेक्ट क्या होता है, चलो इस तरह बता दें। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या होता है रीडायरेक्ट, बस ये पूछना चाह रहा हूँ। कस्टमर्स को रीडायरेक्ट करते हैं वेबसाइट के किसी और पेज पे। यानी अगर हमने चाहते हो कि भाई एक पेज से दूसरे पेज पे लेकर जाना है, जैसे एक्स के लिए हो रहा था, ठीक है, एक चीज़ तो ये है। लेकिन एसईओ के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब ये तो एक कस्टमर इंपॉर्टेंस है ना, ये तो बिल्कुल एसईओ वाली तो बिल्कुल नहीं है। मतलब ये वेबसाइट को रैंक करने से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो यह है कि भाई पहले एक पेज था अब दूसरा हो गया, ये तो इसलिए है ना। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं इस वक्त? हम तो एसईओ के पॉइंट से, इसका एसईओ के पॉइंट से क्या एडवांटेज था? इससे के लिए ये था कि वेबसाइट पे हमारे कोई टेम्परेरी हाइपरलिंक सेक्टर नहीं है और उसको हमें लाइक शो नहीं करना। ठीक है, तो शायद उसके लिए यूज़ करते थे कि जब आप बताएं। होम आपने पेज पे- इन्होंने पहले बताया भी था, क्या बताया था अभी आपने शुरू में? आपने कहा था एक वेबसाइट क्या होता है, ये होता है, फिर ये होती है, वो बोला था कुछ आपने, क्या बोला था बताए ना? आपने कहा था भाई एक वेबसाइट पहले HTTP होती है, फिर उसे HTTPS कहा था ना आपने। हाँ। बस यही रीडायरेक्ट का काम है कि हर वेबसाइट जब बनती है तो वो HTTP पर होती है, इसका मतलब है नॉन प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जब हमने SSL खरीद ली तो क्या हुआ? HTTPS पर आ गई। पहले क्या थी? HTTP पर। इसका मतलब क्या हुआ? उसके भी 2 वर्जन हो गए, 2 वर्जन हो गए ना। मतलब कई लोग खोलेंगे तो HTTP से खुलेगी, कुछ लोग खोलेंगे तो HTTPS से खुलेगी। हम क्या करेंगे? रीडायरेक्ट कर देंगे। हम कहेंगे कि भाई वेबसाइट HTTP पर हो या HTTPS पर हो, खुले किस पर? HTTPS पर। ये है रीडायरेक्ट। ये रीडायरेक्ट कीवर्ड डालेगा तो वो हमारी पेज पे आ जाएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसी है। जब भी कोई बंदा जैसे पीक सोल्यूशन लिखें तो फॉर एग्जांपल उसका कौन सा वर्जन खुलेगा? HTTP वाला कि HTTPS वाला? ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई सेट कर देंगे कि भाई HTTP खुले तो भी HTTPS ही खुले। ये तब खुलेगा अगर ऐसी नहीं होगी तो। ऐसी ये हम करेंगे, यानी ये तब खुलेगा जब हमने ये रीडायरेक्ट लगाया होगा। तो ये रीडायरेक्ट कैसे लगाया था आपने? प्रैक्टिकली हमने देखा था। कहाँ गए थे भला? cPanel में गए थे, डोमेन में गए थे, वहाँ पर रीडायरेक्ट में गए थे, वहाँ से 301 को चूज़ किया था और वहाँ से वेबसाइट को चूज़ करके HTTPS के साथ URL टाइप कर दिया था। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे कैनोनिकल हर वेबसाइट पे लगता है, रीडायरेक्ट भी आपको यानी कि ये 2 फैक्टर आपने पकड़ लिए कि वे 2 ऐसे हैं जिसमें 2 वर्जन्स होते हैं आपके पेजेस के, उनको आप 2 वर्जन्स को एक वर्जन पे कन्वर्ट कर लेते हो। कैनोनिकल में भी ऐसे ही कह रहे थे कि भाई 2 पेजेस हैं, एक पे कैनोनिकल लगा दिया ताकि वर्चुअली उसी पर जाए हमेशा। रीडायरेक्ट में भी क्या था कि 2 पेजेस हैं। अब जो कोई बंदा HTTP वाली वेबसाइट खोले तो HTTP नहीं खुले बल्कि HTTPS वाला वर्जन खुले। ये भी SEO का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि हमें अपनी वेबसाइट को HTTPS पे कन्वर्ट करना ही करना है। ठीक है, जी। टेक्निकल SEO जी बिल्कुल हो रही है, अभी सुन रहा हूँ।
जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम साथ साथ टेक्निकल एसईओ को डिस्कस कर रहे थे, ऐसी है ना। जब मैं पढ़ा रहा था मैं कहता था भाई ये ऑन साइट एसईओ का फैक्टर है, ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। अब हम ये देखने लगे हैं टेक्निकल एसईओ को एक दफ़ा गो थ्रू करने लगे हैं एक ही लेक्चर के अंदर, ताकि हमें सब समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है, ये सिर्फ तस्वीर है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई लेक्चर भी नहीं है। हाँ, आप ये देख रहे हैं कि एक मोबाइल की तस्वीर है और इस मोबाइल के ऊपर मैंने एक निशान लगाया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है अबव द फोल्ड कंटेंट। ये मेरा मोबाइल है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेबसाइट खोली, वेबसाइट खुल गई। अब जब मैंने उस पूरी वेबसाइट को पढ़ना है क्या करूँगा, स्क्रॉल करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक इसका पेज पहला था, ये जो पहला स्क्रॉल से पहला जो पेज है इज कॉल्ड अबव द फोल्ड कंटेंट, यानी मैंने अभी कंटेंट को फोल्ड, इसकी एग्जांपल्स और क्या है हमारे पास। इसकी एग्जांपल व्हाट्सएप का मैसेज है, आपको कोई बंदा टेक्स्ट मैसेज करता है, 3 लाइनें नज़र आती हैं, 4 लाइनें नज़र आती हैं, फिर आता है रीड मोर, फिर रीड मोर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो ऊपर नज़र आ रहा था वो था अबव द फोल्ड कंटेंट। आप फेसबुक की पोस्ट देखते हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसमें भी 3 लाइनें नज़र आती हैं, फिर रीड मोर होता है, उस पर क्लिक करते हैं, फिर पूरी डिस्क्रिप्शन नज़र आनी शुरू हो जाती है। सेम इसी तरह यूट्यूब पे भी होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, फोल्ड करने से पहले वाला जो कंटेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, अबव द फोल्ड कंटेंट। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया, सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि अबव द फोल्ड कंटेंट क्या है, ठीक है। आ जाते हैं जी इधर। अब चलो ये टेक्निकल एसईओ को हम क्विकली गो थ्रू करेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जी। टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स में क्या चीज़ थी, नंबर 1 साइट आर्किटेक्चर, कि भाई आपकी साइट कैसी बनी हुई है, साइट का आर्किटेक्चर कैसा है, मेन्यूज़ कैसे बने हुए हैं, और उसके बाद आपका जो कंटेंट का स्ट्रक्चर है वो ठीक है। कंटेंट स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, आप सबको पता है, मैंने कहा था कंटेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडिंग विद सब हेडिंग विद सब कंटेंट, इसको हम बोल रहे हैं कंटेंट स्ट्रक्चर। तो ये किसी भी वेबसाइट का कंटेंट स्ट्रक्चर, वो कहता है भैया आपकी वेबसाइट का साइट आर्किटेक्चर कितना अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2 XML साइट मैप, सबको पता है ना, साइट में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। साइट स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, हमारी तो पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड ही बंद हुई है, इंटरनेट की स्पीड नहीं है, वेबसाइट की स्पीड, ठीक है। मैं क्या, हमने इंटरनेट की स्पीड नहीं देखनी है, अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करनी है। इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, अभी मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। बहुत सारे टूल फ्री में नज़र आएंगे, आप उनमें जाकर अपनी वेबसाइट का URL देंगे, वो आपको उनकी स्पीड बताएगा, इनकी स्पीड कैसी है। नंबर 4 डुप्लीकेट कंटेंट, जिसके ऊपर मैं बार बार फोकस कर रहा था कि भाई ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है कि क्या आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है, अगर है तो रैंक नहीं होगी, अगर है तो इंडेक्स नहीं होगी, अगर है तो क्रॉल नहीं होगा। यानी कि डुप्लीकेट कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चैट बॉट से कंटेंट ना लिखवाएं, ठीक है। चैट बॉट से कंटेंट लिखवाकर हम ह्यूमनाइज भी करवा सकते हैं, टूल्स हैं हमारे पास, कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी करीब करीब उसी के पास ही भटकता है जाकर। हमेशा कंटेंट रीराइट करवाएं, नया कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट को आप कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या आपका कंटेंट अपडेट होता रहता है कि नहीं होता रहता। सिक्योरिटी, जी सिक्योरिटी आ गई हमारे पास, अभी पड़ी है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे SSL को, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस, कि भाई आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, यानी आपकी बंदा कोई वेबसाइट खोलता है, खुलती, यानी इसमें स्पीड का फैक्टर भी आ गया, और फिर जो आपकी वेबसाइट के एलिमेंट्स हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं, अलग-अलग नज़र आ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, वो छोटा टेक्स्ट तो नहीं है। और ये सब चीज़ें चेक कहाँ पे हो रही हैं, मोबाइल पर, नॉट डेस्कटॉप वर्जन। किसी भी वेबसाइट के रैंक होने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है कि वो ये सारे स्टैंडर्ड्स मोबाइल पर पूरे होने चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पर इंडेक्स हो रही है तो डेस्कटॉप पर भी इंडेक्स होगी, और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पर इंडेक्स नहीं हो रही, डेस्कटॉप पर भी इंडेक्स नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे फैक्टर्स हमने कहाँ पे क्रॉस चेक करने हैं, मोबाइल के ऊपर। आगे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है, पेज एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आ रहा है। ऊपर आया था ना पेज एक्सपीरियंस कैसा है,
अब ज़रा पेज एक्सपीरियंस को क्रिटिकली समझते हैं और इन डिटेल समझते हैं, और ये वाला एलिमेंट आप चेक करते हैं गूगल सर्च कंसोल में। यानी ये चीज़ें हमें गूगल सर्च कंसोल में नज़र आती हैं। ये कोर वेब वाइटल्स, ये एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कोर वेब वाइटल्स, ठीक है। गूगल 3 मैट्रिसेस फॉर मेजरिंग यूजर एक्सपीरियंस। पता लगे कोर वेब वाइटल्स क्या हैं? कोर वेब वाइटल्स क्या हैं कि ये गूगल के 3 यूनिट्स हैं, 3 इकाइयाँ हैं जो क्या चेक करती हैं कि आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। इन 3 मैट्रिसेस को हम बोलते हैं कोर वेब वाइटल्स, ठीक है। कोर वेब वाइटल्स नाम है इसका, ठीक है। टेक्निकली उन्होंने इसका एक यूनिट के तौर पर नाम रखा हुआ है, कोर वेब वाइटल्स, और इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, LCP, FID और CLS। इसको देखने से पहले, LCP समझने से पहले ना हम यूज़ कर लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि LCP के ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, लोडिंग। FID के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंटरेक्टिविटी। CLS के ऊपर क्या लिखा हुआ है, विजुअल स्टेबिलिटी। तो क्या ख्याल है, आपको लग रहा है कि 3 फेज हैं किसी भी वेबसाइट के? मैं क्या आपको ये लग रहा होगा कि 3 फेज हैं किसी भी वेबसाइट के लोड होने के? यानी कि जब भी कोई वेबसाइट खुलती है तो सबसे पहले क्या होता है, लोड होती है। लोड होने के प्रोसेस में इंटरेक्टिव होती है, और इंटरेक्टिव होने के बाद विजुअली स्टेबल हो जाती है, और बिल्कुल नज़र आ गया सब कुछ जो मर्जी करोगे वेबसाइट पे, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, अब नई चीज़ें नज़र नहीं आ रही आपको, वही चीज़ें हैं जो इस पर थी। तो 3 फेजेस में आपकी वेबसाइट नज़र आ रही है, लोडिंग, इंटरेक्टिविटी और विजुअल स्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि हमें ये समझना है कि वेबसाइट की स्पीड क्या है, हम किस चीज़ को स्पीड समझते हैं। क्या पूरी वेबसाइट मेरे मोबाइल पे लोड हो जाए तो मैं उसकी स्पीड की बात करूं? मैं स्पीड किसे बोलता हूं? यानी कि टेक्निकली हम ये किसको कहते हैं कि ये वाली वेबसाइट स्पीड वाली है और ये वाली वेबसाइट स्लो है? यानी हमारे पास क्या ऐसा यूनिट है जिससे हमें पता लगता है? ये क्या लिखा हुआ है, LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का क्या मतलब है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब है कि लार्जेस्ट कंटेंट कौन सा है आपके पेज का, कहां पर? अबव द फोल्ड कंटेंट में। कहां पर? अबव द फोल्ड कंटेंट, यानी ये वाला हिस्सा। सबको समझ में आ गया ना? अभी मैंने सबसे पहले आपको अबव द फोल्ड कंटेंट की तस्वीर दिखाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने ड्रैग कर दिया तो मैं अबव द फोल्ड कंटेंट छोड़ के चला गया हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरी वेबसाइट खुली तो ये जो नज़र आ रहा है, दिस पार्ट क्या है, अबव द फोल्ड कंटेंट। तो वेबसाइट की स्पीड सिर्फ इतने हिस्से से कैलकुलेट होनी है बस। इसके बाद उसके नीचे 10 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं, इसका रोल वेबसाइट की स्पीड में कोई नहीं है। वेबसाइट की स्पीड का रोल सिर्फ इस हिस्से का है। किस हिस्से का? अबव द फोल्ड कंटेंट का, ठीक है। अबव द फोल्ड कंटेंट का मतलब क्या है कि भाई मेरी वेबसाइट खुली तो ये जो अबव द फोल्ड कंटेंट है इसके अंदर LCP क्या है, यानी इसके अंदर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या है। इसको आसान अल्फाज में मैं कहूं तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जो लोड हो रहा है वो कौन सा है। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि जो मेरी ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ पर कोई वेबसाइट है इस वक्त, तो जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, स्लाइडर, और 3-4 स्लाइडर तस्वीर की शक्ल में आ रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि भाई जितने स्लाइडर्स लगाएंगे हमारी वेबसाइट गुड लुकिंग हो जाएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, दिखने में अच्छी लगेगी। लेकिन अगर हम रियली देखें तो क्या आज तक कभी किसी ने आपकी वेबसाइट को विजिट करके आपके स्लाइडर के लिए विजिट किया या स्लाइडर्स को देखा हो? यानी अगर मेरी वेबसाइट में 5 स्लाइडर्स हैं तो एक बंदा मेरी वेबसाइट खोलता है तो इस तरह तो नहीं कभी करता, इस तरह ही करता हमेशा। यानी कोई भी आपके स्लाइडर्स को देखने में दिलचस्पी नहीं रखता, आपकी वेबसाइट के कंटेंट में दिलचस्पी रखता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ज़रा स्टाइलिश लगे तो हम स्लाइडर्स लगा देते हैं। उसके बाद क्या आता है, लोगो। उसके बाद क्या आता है, 1-2 पैराग्राफ्स। फिर क्या आती है, तस्वीर। यही एक फॉर्मेट है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मोस्टली वेबसाइट्स का। इनमें जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला ऑब्जेक्ट है वो आपका स्लाइडर है, जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। और जो स्लाइडर है वो हमें दिखने में तो इमेज नज़र आ रहा है, मगर वो स्लाइडर इमेज नहीं है। स्लाइडर के पीछे लैंग्वेज यूज़ हुई है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ हुई है। और गूगल जो सबसे ज़्यादा बुरा जिस चीज़ को समझता है दैट इज़ जावास्क्रिप्ट।
स्पीड के लिए गूगल जिस चीज़ को अवॉइड करना चाहता है वो क्या है? जावास्क्रिप्ट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिस चीज़ से गूगल को है वो जावास्क्रिप्ट है, कि कहता है भाई जावास्क्रिप्ट को अगर शुरू में रखोगे तो स्लो करूंगा मैं आपकी वेबसाइट को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को मुझे रीड करने में बहुत टाइम चाहिए। एलसीपी पे क्या लिखा हुआ है? 2.5 सेकेंड्स। कहता है भाई अगर आपका एलसीपी जो है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट 2.5 सेकेंड में आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट ठीक है। देखिए वेबसाइट पे बहुत कंटेंट था ना, लेकिन उसने ये नहीं, सारी वेबसाइट को नहीं देख रहा, वो सिर्फ किसको देख रहा है? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट को। अभी जो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल्स दी हैं, मैंने कहा स्लाइडर, लोगो, टेक्स्ट, इमेज, ये तकरीबन मेरा पेज पूरा हो गया। ऐसी है ना, एक इमेज हो सकता है, 2 इमेजेस हो सकते हैं, तो हमने कहा हमारा पेज पूरा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस हिसाब से मैं अगर देखूं तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे अभी के लिए? स्लाइडर। मैंने कहा ना स्लाइडर सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, और वो स्क्रिप्टिंग वाला है, सबसे ज़्यादा टाइम वही ले रहा है। मे बी वो मुझे कहता है कि भाई हमें तो 2.5 सेकेंड चाहिए थे, तो आपकी जो वेबसाइट है ना वो 12 सेकेंड्स में ले रही है यहाँ पर। इसका मतलब क्या, वो स्लोएस्ट हो गई ना। अब हमें क्या करना है, इसका हल क्या करना है? टेक्निकल इसका सोल्यूशन हम क्या देते हैं? इसका टेक्निकल सोल्यूशन हम ये देते हैं कि भाई नंबर 1, स्लाइडर तो होने ही नहीं चाहिए वेबसाइट में, किसी में भी, क्योंकि स्लाइडर आपकी वेबसाइट को स्लो करते हैं, नंबर 1। अब विजिटर क्या कहता है, क्लाइंट क्या कहता है? क्लाइंट कहता है भाई इसी से तो हमारी वेबसाइट खूबसूरत लग रही है, ऐसी है ना। हम ये कहते हैं कि भाई स्लाइडर नहीं, स्लाइडर की जगह पर तस्वीर। भाई स्लाइडर भी तो तस्वीर ही होती है, तो आप क्या करो, 10 दिनों के बाद तस्वीर बदल दो और एक ही तस्वीर बनाओ जो 4 तस्वीरों का जो मैसेज है उसको सिंगल इमेज में ले आओ। तो अब क्या हुआ, आपने एकदम जावा स्क्रिप्टिंग को डिनाई कर दिया। जावा स्क्रिप्ट निकल गया, पीछे आ गई इमेज भी आपने कौन सी लगाई? वेब की बनाकर पता लग गया जनाब ये तो कितने की आ रही है, 80 किलोबाइट्स की है, 50 किलोबाइट्स की है। एकदम इतना सारा साइज रिड्यूस हो गया, आपका स्पीड बेहतर हो गई आपकी। यानी अब ये वाला ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या बन गया? ये बन गया। अगर आपने स्लाइडर भी नहीं यूज किया, इमेज भी यूज नहीं किया, बल्कि आपकी वेबसाइट लोगो, मेन्यू, पैराग्राफ और तस्वीरों से ही शुरू हो रही है, तो फिर क्या होगा? फिर अगर हम ये कहेंगे सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो सबसे बड़ी तस्वीर होगी। इसका मतलब क्या हुआ? एलसीपी फिक्स नहीं है, एलसीपी खुद चेक करेगा कि आपके पेज में बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है। पहले मैंने कहा भाई जो जावास्क्रिप्ट का कोड था वो था, हम सपोज कर लेते हैं 800 किलोबाइट्स का, मेरी जो इमेज थी वो थी 80 किलोबाइट्स की, मेरा जो टेक्स्ट था, मैसेज जो लिखा हुआ था वो था 16 किलोबाइट्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्लाइडर सबसे बड़ा था, मैंने स्लाइडर निकाला, तो फिर गूगल के मुताबिक एलसीपी क्या बन गया? इमेज आपका बन गया। तो जैसे ही वो इमेज बना तो आपने स्पीड कितनी सारी मैनेज कर ली। ये चीज़ है आपकी वेबसाइट की स्पीड, और आपकी पूरी वेबसाइट के लिए स्पीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलसीपी में स्पीड है, सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से में स्पीड है। यानी आपकी जो वेबसाइट लोड हो रही है यहीं से आपने अपनी स्पीड को मैनेज कर लेना है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? कहता है ये अच्छी स्पीड है, इसको इंप्रूव करना है, 2.5 सेकंड से ऊपर है, और अगर 4 सेकंड से भी ऊपर है तो पुअर है। अगर आपकी वेबसाइट 4 सेकंड या इससे ज़्यादा टाइम ले रही है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट पुअर रिस्पॉन्स कर रही है, वो स्लो रिस्पॉन्स कर रही है, स्लो वेबसाइट है। स्लो वेबसाइट अभी हमने देखा था कि इंडेक्सिंग में भी इशू करेगी, स्लो वेबसाइट रैंकिंग में भी इशू करेगी। अच्छा, उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है? उसने कहा भाई ये लोडिंग में तो उसने ये चेक कर लिया। उसके बाद क्या कहता है? कहता है इंटरेक्टिविटी में भी बता रहा है कि भाई मुझे कितना टाइम लेना है, 100 मिली सेकेंड्स। ठीक है, कहता है अगर इससे ज़्यादा इंटरेक्टिव होने में, यानी अब लोड तो हो गया, इंटरेक्टिव का क्या मतलब है? आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप देखते हैं ना कि वो क्राउल कर रही होती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, फिर किसी एक स्टेट पे जाकर वो फिक्स हो जाती है, रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेक्टिव हो गया कि रुक गई है भाई अब ये वाली। तो वो कहता है भाई आपकी वेबसाइट को इंटरेक्टिव होने में 100 सेकेंड चाहिए। FID का मतलब है फर्स्ट इनपुट डिले, इसमें भी सब चीज़ें शामिल नहीं है, इसमें भी आपकी पूरी वेबसाइट शामिल नहीं है। फर्स्ट इनपुट डिले, इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी वेबसाइट में जो पहली चीज इंटरेक्टिव हो रही है उसमें कितना टाइम आ रहा है,
दैट इज कॉल्ड FID, और वो कहता है कितना टाइम आना चाहिए, 100 मिली सेकेंड्स। तो हो रहा है, यानी FID का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट इनपुट डिले, पहली इनपुट कितनी देर में आ रही है, कहता है अगर 100 मिली सेकेंड में आ रही है इसका मतलब है ठीक है काम। तीसरा पार्ट CLS, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसके मतलब भी बता रहे हैं कि भाई 0.1 से लेकर 0.25। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट से मुराद क्या है, आपको मैंने पहले लेसन में इमेजेस के लेसन में एग्जांपल दी थी कि भाई विड्थ हाइट सेट करो, कहा था ना। हालांकि इमेजेस की विड्थ हाइट तो होती है, लेकिन मैंने कहा था फिर भी आप विड्थ और हाइट को मैनेज करो, यानी मेंशन करो कि भाई इसकी विड्थ इतने पिक्सल, इसकी हाइट इतने पिक्सल, इसकी विड्थ इतने पिक्सल है, इसकी हाइट इतने पिक्सल है। भाई मेंशन करो, इसका क्या मतलब है, हमें क्यों विड्थ और हाइट मेंशन करनी है, हमें इसलिए मेंशन करनी है कि ये शिफ्ट ना करे। मतलब एक वेबसाइट है उसमें 5 तस्वीरें हैं, एक वेबसाइट है उसमें 50 तस्वीरें हैं, एक वेबसाइट है उस पर 1000 तस्वीरें हैं, साइज मेंशन नहीं है, तो क्या होगा, एक तस्वीर आई बड़ी सी आ गई, जब दूसरी तस्वीर आई तो उसने कहा भाई मुझे भी स्पेस चाहिए, उसने पहले वाली को छोटा किया, जब तीसरी तस्वीर आई फिर उसने 2 को छेड़ा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है भाई कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, कुर्सियाँ अंदर नहीं पड़ी हुई, कुर्सियाँ बाहर पड़ी हुई हैं, ठीक है, क्लास में टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे ही है ना, हर स्टूडेंट कुर्सी लाएगा, अपनी कंफर्टेबल जगह पे रख के बैठ के पढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली क्लास जो है वो 50 स्टूडेंट्स की है और 4 स्टूडेंट्स के आने के बाद क्या होगा, हर स्टूडेंट हिलेगा, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वो पूरे स्टूडेंट्स क्लास में फिट नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक ये शफलिंग चलती रहेगी, तो गड़बड़ हो गई ना, डिस्टर्बेंस हो गई। सेम यही वाली डिस्टर्बेंस इसको भी हो रही है। कहता है कि भाई अगर आप इमेजेस को साइजेस को बता दोगे, एक बात बता रहा हूँ कि CLS में एक इमेजेस आते हैं, CLS में दूसरी चीज़ क्या आती है, फ़ॉन्ट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है CLS में। मतलब मिसाल के तौर पर किसी ने कहा भाई मुझे एक बड़ी स्टाइलिश सी वेबसाइट चाहिए और मेरी वेबसाइट पे ऐसा फ़ॉन्ट लगना चाहिए जो आज तक कभी किसी ने इस्तेमाल ही ना किया हो, या बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया हो, बड़ा यूनिक सा फ़ॉन्ट होना चाहिए मेरी वेबसाइट का। अब फ़ॉन्ट को यूनिक कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आम लोगों के पास तो वो फ़ॉन्ट नहीं है। अब आपकी वेबसाइट जब उसकी डिवाइस पे खुलेगी उसके पास तो फ़ॉन्ट ही नहीं है, मतलब एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वेबसाइट ने ली है, क्या, फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने की, कि जब भी वेबसाइट खुलने लगेगी तो पहले क्या करेगी, फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेगी उस डिवाइस के ऊपर, फिर खुलेगी। फिर डिले आ गया, किस चीज़ के लिए, फ़ॉन्ट इंस्टॉलेशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि रिकमेंडेशंस क्या है कि सिस्टम फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करें जो सबके पास हो, ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी इंस्टॉल हो जाए। जी, यहाँ पर मैंने एक तस्वीर खोली थी अभी, इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ था, मैंने लिखा हुआ है ये वाला कोड ऐड कर दें अपने हेड में, ठीक है, वेबसाइट के हेड में ये कोड ऐड कर दें। अगर आप कोई ऐसा यूनिक फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल यूनिक है और हमें है कि भाई ये किसी के पास नहीं होगा, पहले इंस्टॉल होना है, इस कोड का मतलब क्या है, ये CSS का कोड है, कैस्केड स्टाइल शीट्स का कोड है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाला फ़ॉन्ट जो है इंस्टॉल यूज़ करो, कब तक, जब तक कि हमारा फ़ॉन्ट इंस्टॉल ना हो जाए, यानी जो हमारा फ़ॉन्ट इंस्टॉल होना है उसमें तो टाइम लगेगा ना। और आखिर में देखें रेड कलर में क्या लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट डिस्प्ले कॉलन स्वैप, जिसको आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिखना भी नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि ऐसा करते हैं हम लोग। यानी ये क्या है, ये कैस्केड स्टाइल शीट है। कैस्केड स्टाइल शीट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ SEO, नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। यानी ये कौन करेगा, वेब डेवलपर करेगा। हम उसको बताएंगे कि भाई ये फ़ॉन्ट बड़ा इस तरह का लगा हुआ है, ये कोड हेड में डाल दो। यहाँ हम इस कोड को जैसे मैंने लिख कर दे दिया आपको, आप भी इसको खुद से कॉपी कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है कि जैसे ही वेबसाइट लोड हो तो फ़ॉन्ट कौन सा हो, ओपन सैन रेगुलर, और उसका साइज कितना हो, 14 पिक्सल। जैसे ही हमारा फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाए तो क्या करें, स्वैप कर दे फ़ॉन्ट को, मतलब इस फ़ॉन्ट की जगह पर हमारे वाला फ़ॉन्ट लगा दे। पॉइंट नहीं समझ में आया आपको, ये पॉइंट क्या है,
इसका ये मतलब है, वेबसाइट ओपन करते हैं हाँ, तो वेबसाइट को और ओपन कर एक दे, सेकंड के बाद वो उसका आउटपुट चेंज होगा, खुद ब खुद चेंज, फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन वेबसाइट के लोड होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि जब वो चेंज होगा तो फिर एक झटका लगेगा, या कम से कम आई कांटेक्ट में तो चेंज आएगा। एक बंदे के लिए जो फ़ॉन्ट किसी और तरह का देख रहा है, जब फ़ॉन्ट चेंज होगा तो उसके आई कांटेक्ट में भी चेंज आएगा ना। ठीक है, और अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स हैं। मैंने एक प्लगइन का नाम लिखा हुआ है नीचे, थोड़ा सा जूम और बड़ा कर देता हूँ, स्वैप गूगल फ़ॉन्ट डिस्प्ले। जस्ट प्लगइन में जाएं, इस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करें बस, और ख़त्म। इसका कुछ नहीं करना, कोई कोडिंग नहीं करनी, सिर्फ इस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर देना है एज ए प्लगइन के तौर पर। आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप बल्कि डिजिटल मार्केटर भी नहीं, अभी यहाँ पर तो आप एसईओ एक्सपर्ट हैं। ठीक है, सो ये वाली गाइडलाइन आप डेवलपर को दें कि भाई मुझे ये करवाना है। अगर वो वर्डप्रेस का काम कर रहा होगा, आप उसे कहोगे भाई ये कर दो, ये वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर दो, सॉरी ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर दो, स्वैप गूगल फ़ॉन्ट डिस्प्ले। ठीक है, और अगर आप कोडिंग में रहो तो आप हेड में जाकर ये पेस्ट करवा दो। चलिए वापस आ जाए, ये था हमारा CLS। सो ये 3 फैक्टर्स जो हैं, अगर ये पुअर होंगे तो सर्च कंसोल में आपको मिलेंगे, अगर ये गड़बड़ कर रहे होंगे तो कोर वेब वाइटल्स के रिजल्ट्स वहां पर हमें नजर आ रहे होंगे कि इनके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं। चलिए और जरा नीचे देखें, ये वो चीज़ें आ गई जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। इसके बाद सब वो चीज़ें आएंगी जो अभी हमने पढ़ी हैं। सिक्योरिटी विद HTTPS, यानी किसकी बात हो रही है, SSL की। और नीचे आ जाएं, फिर क्या आ रहा है, ये क्या होते हैं, ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं जी? जी सही कह रही हैं आप, डरे ना, खुल के कहें। डेड लिंक्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये हमने कल प्रीवियस लेक्चर ये पढ़ा था कि भाई आपकी वेबसाइट पे डेड लिंक नहीं होने चाहिए। हो तो सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे हो सकते हैं, यानी एसईओ का बंदा जब काम शुरू करेगा तो चेक करेगा कि इस वेबसाइट पे डेड लिंक तो नहीं है, फिर डेवलपर से कोऑर्डिनेट करवा के उन्हें ख़त्म करेगा, या क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करके उन्हें ख़त्म करेगा। रीडायरेक्ट अभी हमने पढ़ा, रीडायरेक्ट, नेविगेशनल मेन्यूज, कैटेगराइजेशन, यूआरएल स्ट्रक्चर्स। यूआरएल स्ट्रक्चर इसका क्या मतलब है भाई, जोन सा पेज है ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का, उसका जो यूआरएल है, उसका यूआरएल नेम भी क्या होना चाहिए, peaksolutions.edu.pk/digital-marketing-courses-in-Lahore। कीवर्ड आ गया बीच में, तो इसका मतलब है कीवर्ड इन यूआरएल एक वेबसाइट को रैंक करने का बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि कीवर्ड इन यूआरएल। अगर आपका कीवर्ड यूआरएल में है तो फौरी रैंक होगा, बहुत कम टाइम लगेगा उसको रैंक होने में। लेकिन अगर आपका कीवर्ड यूआरएल में नहीं है तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी कीवर्ड को रैंक करवाने में। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंकिंग, रोबोट्स की फाइल, ये सब पढ़ लिया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, ये हमने जो आज पढ़ रहे हैं ये हमने एक गो थ्रू किया। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है जी, ये यूआरएल्स की बात हो रही है, इस तरह के यूआरएल्स, हाउ टू रीडायरेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। और इसको हम वर्डप्रेस में क्या नाम देते हैं, जब आप किसी पेज को खोलते हो तो ये ऊपर एक नाम आ रहा होता है, उस पर लिखा होगा स्लग, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप अपनी मर्जी का नाम सेट कर सकते हैं, बेशक पहले जो मर्जी नाम हो, फिर वो वाला पेज इसी नाम से खुलेगा। डुप्लीकेट कंटेंट होगी बात, डुप्लीकेट कंटेंट की बात कर ली ना हम लोगों ने। ठीक है, फिर क्या आ गया, 301 रीडायरेक्ट, फिर क्या आ गया, कैनोनिकल। ये हमने एक क्विक व्यू में टेक्निकल एसईओ को मुकम्मल देखा, यानी जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा था उसमें जो टेक्निकल पार्ट था वो सारे का सारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद ऑन साइट एसईओ में क्या हमारे पास पढ़ के आए थे ना, हम शुरू किया था। सबसे पहले कहाँ से शुरू करनी थी बात बताइए, उसकी भी मेरे पास एक फाइल होगी, शायद मैं आपको बताता हूँ। ऑन साइट एसईओ फैक्टर्स, आई थिंक सो यही है। यहाँ पर ज़रा अपना चैनल भी खोलें, यहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट पे आए, एसईओ, यहाँ से मैं आपको एक और प्लेलिस्ट बताने लगा हूँ, ये मैं आप लोगों को नोट्स में भेजूंगा।
इसमें 2 वीडियोज़ हैं सिर्फ, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ नहीं आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं और ये दोनों वीडियोज़ एक ही वीडियोज़ हैं। बेसिकली ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने, और ये उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है जिसमें आवाज़ नहीं होगी, यानी कि क्विक व्यू में। ये है क्या चीज़? चेकलिस्ट, कि भाई आपने एसईओ शुरू करनी है तो जैसे उस दिन मैंने आपसे हैंड रिटन बनवाया ना कि भाई बना लो, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने सिर्फ यही सेट किया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स को आपने नोट करना है, क्या क्या चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है, और ये इन शॉर्ट है, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी। ये आपसे मैं अभी प्लेलिस्ट शेयर करता हूँ उस ग्रुप में, इसे खुलने दें। यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं। ये लॉग आउट हो गया, इसका मतलब है कि अब जरा मेहनत कराएगा मुझसे। देखते हैं इसको। एनीवेज आप पहले वीडियो देख लें ताकि आपको ये चलती है ना, जब प्ले होती है तो फिर देखते हैं इसको। इनको आपने देखना है ताकि आपको पूरी कवरेज हो जाएगी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 1-2 लेसन में हम इस मॉड्यूल को वाइंड अप करने वाले हैं, ठीक है, एसईओ के मॉड्यूल को। अच्छा, ये आ जाए जी, तरफ हम आ गए। जैसे अभी हमने टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स को देखा सारे, इसके ऊपर ऑन साइट एसईओ के फैक्टर्स आ रहे हैं सारे, और इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हमने डिस्कस ना किया हो, यानी अब आप देखिएगा कि इसको भी हम गो थ्रू करने लगे हैं। नंबर 1 यूजर फ्रेंडली यूआरएल, ये अभी हमने उधर भी बात की है। उसके बाद आपने देखते जाना है, मुझे बताते जाना है। टाइटल टैग कर लिया ना, ये एग्जांपल आ गई जो हम कर रहे थे शुरू में, ओके। और नीचे आ जाए मेटा डिस्क्रिप्शन, पे अटेंशन टू हेडलाइंस, ये हमने शुरू में पढ़ा था कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट लिखा हुआ है, बेशक आपने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, मगर आपने हेडिंग स्टाइल यूज नहीं किया हुआ है। आपने हेडिंग्स तो हर कोई बनाएगा ना, वेबसाइट पे हेडिंग्स तो बनी होती हैं कि भाई ये मेन पॉइंट है तो ये हेडिंग है, ये आगे से पैराग्राफ है, ये आगे से सब हेडिंग है। मतलब वर्चुअली हमने एक कॉन्सेप्ट लिया होता है कि ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग है, मगर हम लोगों ने क्या नहीं यूज किया होता उसके अंदर? हेडिंग स्टाइल्स। हाँ जी, ठीक हो गया। तो अगला फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? हेडिंग स्टाइल्स, यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल मेन फैक्टर है आपका। जो मेन फैक्टर है वो है यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स, कि भाई आप कितने अच्छे तरीके से हेडिंग स्टाइल्स को यूज करते हो। अगर आपने हेडिंग स्टाइल सब कुछ कर लिया और हेडिंग स्टाइल को कंसीडर नहीं किया हुआ तो आपकी एसईओ वीक है। आपने सब कुछ कर लिया और आपने कंटेंट यूनिक नहीं लिखा हुआ तो सब कुछ खराब। एसईओ के अंदर कंटेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, यूनिक कंटेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश कंटेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स की, प्रॉपर हेडिंग स्टाइल्स की। मिसाल के तौर पर आपने हेडिंग स्टाइल्स कहां पे इस्तेमाल किए हुए हैं? ठीक है, क्लिक हेयर, पता लग रहा है भाई एज 4 लगाया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर, पता लग रहा है वहां पर एज 3 लगाया हुआ है। ये मिस यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल है। हेडिंग स्टाइल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट का हेडर होना चाहिए। अगर हेडिंग स्टाइल में आपके कंटेंट का हेडर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप मिस यूज कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट में 1 या 2 H1 होने चाहिए, आपकी वेबसाइट में 2, 3, 4 H2 हो सकते हैं, और बहुत सारे H3, H4, H5 और H6 हो सकते हैं। H3, 4, 5, 6 को हम बुलेट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, नंबरिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिखते हैं तो ऊपर एक पॉइंट लिखते हैं, आगे काउंटर लगा देते हैं, 1, 2, 3 नंबरिंग लगाते हैं। तो हम जो आखिर वाले हेडिंग स्टाइल्स हैं उनको हम नंबर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज, तो ये आप समझ लो मेन हेडिंग है। अगर अब इसकी सब हेडिंग में 6 कोर्सेज मैं लिख रहा हूं तो उन 6 कोर्सेज को मैं H4 के साथ लिख लेता हूं। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर हमने इस्तेमाल किया। और हेडिंग स्टाइल्स को यूज करने का तरीका क्या होता है? टॉप टू बॉटम। कभी भी ऐसा नहीं करना कि ऊपर छोटी हेडिंग स्टाइल यूज कर लें, छोटी का मतलब है H5 और H1 ऊपर नीचे यूज कर लें। इसको यूज करने का सीक्वेंस यही है कि असेंडिंग ऑर्डर में यूज करना है, डिसेंडिंग में नहीं यूज करना। यानी असेंडिंग का क्या मतलब है? पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा,
डिसेंडिंग का मतलब है कि पहले 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसा नहीं यूज़ करना, ये मिस यूज़ है। और ये गूगल का एक बहुत ही वीक फैक्टर है गूगल पे वेबसाइट को रैंक करने का। और नीचे आ जाएं, कीवर्ड्स की बात हमने की थी भाई, कीवर्ड्स यूज़ करें। लिंक्स, अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंक ज़रूर यूज़ करना है, बहुत सारे नहीं होम पेज पे लगा देने, लेकिन देखें आपकी वेबसाइट है, आइसोलेटेड पेजेस नहीं होने चाहिए। आइसोलेटेड पेजेस का क्या मतलब है कि एक पेज है और उसके ऊपर सिर्फ कंटेंट, रीडिंग कंटेंट है, उसकी लिंकिंग नहीं हुई, तो ये आइसोलेटेड पेज है। आपकी वेबसाइट पर आइसोलेटेड पेज नहीं होना चाहिए। आपके होम पेज को जब हम क्लिक करें तो किसी सब पेज पर जाता हो, और आपका सब पेज पे जब हम क्लिक करें तो वो होम पेज पर या और पेजेस पर भी जाता हो। ये हैं इंटरनल लिंक्स। फिर हम ये कहते हैं एक्सटर्नल लिंक्स भी होने चाहिए। आपकी वेबसाइट से आपके फेसबुक पेज पर या लिंक्डइन पेज पर या किसी और पेज पर आप जा रहे हो जो कि वेबसाइट का पार्ट नहीं है, बाहर निकल रहा है वो। इसी तरीके से आपके लिंक्डइन पेज के ऊपर एक पोस्ट लगी है, फेसबुक पे पोस्ट लगी है, वहां से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आती हो, यानी उस पोस्ट में यूआरएल किसका यूज हुआ, आपकी वेबसाइट का। ये कौन सा लिंक है, एक्सटर्नल लिंक है। सो आपकी वेबसाइट में इंटरनल लिंक्स भी होने चाहिए और एक्सटर्नल लिंक्स भी होने चाहिए। कैसे होंगे भाई, हाइपरलिंक पढ़ा, हाइपरलिंक सबको याद है, Ahref का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी आइसोलेटेड पेजेस नहीं बनाने, ऐसे पेजेस नहीं बनाने जो लिंक्स के बगैर हों। गूगल ये कहता है कि आपकी पूरी जो वेबसाइट है, अगर एक सही बैलेंस वेबसाइट है तो उसके अंदर लेस देन 100 लिंक्स होने चाहिए। अगर आप समझें तो आपका जो फुटर होता है उसके अंदर जितनी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं सब हाइपर लिंक्स होते हैं ना, होते हैं ना। इसी तरह आप जब मेन्यू पे क्लिक करते हैं वो भी हाइपर लिंक होता है, आपका जो लोगो होता है वो भी हाइपर लिंक होता है। इस तरह वो कहता है कि पूरी वेबसाइट में आपके 100 हाइपर लिंक्स होने चाहिए, ठीक है। और आ जाए नीचे, लिंक रेलिवेंस, यहां पर एक नई टर्म आ गई है, डू फॉलो और नो फॉलो। एक लिंक होता, अब लिंक की बात करें ना, एक तरह के लिंक को हम बोलते हैं डू फॉलो लिंक, एक तरह के लिंक को हम बोलते हैं नो फॉलो लिंक। अच्छा, एक दोनों लिंक है, पहली बात ये कंफर्म है कि दोनों लिंक है, यानी कि डू फॉलो पे क्लिक करूंगा तो पेज फॉलो होगा, नो फॉलो पे क्लिक करूंगा तो पेज फॉलो होगा, यानी कि दोनों ही लिंक है, इनमें से कोई डेड लिंक नहीं है, ठीक है। नाम से ऐसे लग रहा है शायद कि एक पे लिंक जाता है एक पे नहीं जाता, दोनों ही लिंक ऐसे हैं जो लिंक फॉलो करते हैं। फर्क क्या है दोनों में, डू फॉलो और नो फॉलो में क्या फर्क है? डू फॉलो जो है वो आपको अपनी पेज अथॉरिटी भी देता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, हमारी वेबसाइट है उसकी पेज अथॉरिटी है 7। ये हमारा अगला आखिरी जो लेक्चर होगा ना लिंक बिल्डिंग वाला, उसमें हम देखेंगे हमें पता कैसे लगता है कि हमारी पेज अथॉरिटी क्या है। हम ये कह रहे हैं हमारी वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 7 है, और इसका जो स्कोर मॉज रिकमेंड करता है गूगल नहीं करता, ठीक है। और दैट इज कैलकुलेटेड बिटवीन 0 to 100। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका अच्छा स्कोर होगा वो 100 होगा, जिसका इससे कम होगा वो 98 होगा। फेसबुक का 100 है और किसी का भी 100 नहीं है, एग्जैक्टली फेसबुक का 100 है। अलबत्ता लिंक्डइन का बिटवीन 95 to 98 हो शायद, बहुत अच्छा है उसका भी, ट्विटर का भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन आम लोगों की जो वेबसाइट्स होती हैं, इसीलिए लोग लिंक बिल्डिंग करके अपनी रैंकिंग बढ़ा रहे होते हैं, अथॉरिटी बढ़ा रहे होते हैं। तो वो कितना हो सकता है, 5, 10, 20, 22, 23, ये होता है। एक अच्छा जो आपके अथॉरिटी स्कोर होता है डेट इज 40। 40 जो होता है इसको हम एक अच्छा अथॉरिटी स्कोर समझते हैं, यानी 40 से कम का मतलब है कि पुअर है, 40 का मतलब है कि अच्छी अथॉरिटी है इसकी, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट की तो अथॉरिटी नहीं है, हमने क्या किया, फेसबुक पेज पे जाकर एक पोस्ट लगाई, सपोज कर लेते हैं, और वहां पे जाकर, अब फेसबुक की अथॉरिटी कितनी है, 100, यही कहा ना मैंने। वहां पे जाकर हमने लिंक लगा दिया उस पोस्ट में अपनी वेबसाइट का, तो हमारी अथॉरिटी कितनी है, 5, उसकी अथॉरिटी थी 100। तो जब ये पोस्ट लगाई है तो इससे क्या होगा कि फेसबुक की अथॉरिटी हमसे शेयर होगी, यानी शेयर किस सेंस में होगी कि इस तरह करने से हमारी अथॉरिटी बढ़ेगी। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम ये कहते हैं कि भाई पैकेजेस मॉल, ठीक है, 25 दिसंबर सेल लगाई हुई है उन्होंने, कोई 50% ऑफ, कोई 70% ऑफ। पीक सोल्यूशन वालों ने क्या किया, स्टैंडीज बनवाए, ठीक है, और जाकर हर ब्रांड के अंदर अपने रिसोर्सेज से स्टैंडी रखवा दी। क्या हो रहा है, अब रश लगा हुआ है ना उधर, तो
हर ब्रांड के ऊपर रश लगा हुआ है डिस्काउंट के चक्कर में। अब जैसे ही कोई बंदा उस ब्रांड में दाखिल होता है तो उसको पीक सोल्यूशन नजर आता है। अब एक तरीका क्या था, एक तरीका और भी है ना मार्केटिंग करने का, कि सड़क के बाहर बैनर लगा हुआ है। एक वो वाली मार्केटिंग है, एक ये वाली मार्केटिंग है। गुडविल किस मार्केटिंग की बेहतर होगी? गुडविल यानी कि मैं किसके क्लाइंट्स को कैप्चर कर रहा हूँ? मैं ईडन ड्रॉप के क्लाइंट्स को कैप्चर कर रहा हूँ अंदर जाकर फ्लैक्स लगाकर। मैं पिज़्ज़ा हट के क्लाइंट्स को कैप्चर कर रहा हूँ अंदर फ्लैक्स लगाकर। सड़क पे लगाकर मैं सिर्फ अपनी कैप्शन ले रहा हूँ, अपनी ले रहा हूँ। बिल्कुल, इट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। यही है लिंक बिल्डिंग अथॉरिटी। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं फेसबुक पे पेज लगाएंगे तो फेसबुक की अथॉरिटी से हमारी अथॉरिटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता। एकदम नहीं, ऐसा नहीं होगा एक पोस्ट लगाई तो भाई हम एकदम उड़ के उधर चले जाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स के साथ ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इंप्रूव करना शुरू हो जाएंगे और ट्रैफिक भी आएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब एक आएगी सिर्फ ट्रैफिक, तो उसे हम बोलेंगे नो फॉलो लिंक। एक आएगी अथॉरिटी, उसे हम बोलेंगे डू फॉलो लिंक। यानी जो आपको ट्रैफिक भी देगी और अथॉरिटी भी देगी उसे हम बोलेंगे डू फॉलो लिंक। सपोज कर लें हम कहते हैं भाई एक डू फॉलो लिंक लगा हुआ था, तो उससे क्या हुआ? ट्रैफिक भी आई, अथॉरिटी भी आई, तो हुआ क्या? हमारा जो रैंक था ना वो था 5, अथॉरिटी थी 5। एक लिंक लगाने से क्या हुआ? 5.000008 हो गई, ठीक है। थोड़ी सी बढ़ गई, पहले थी 5.0, फिर क्या हुई? थोड़ी सी इंक्रीज होगी। मैंने एक एग्जांपल देने के लिए आपको ये वाली बात की है। तो फिर क्या होगा? जब बहुत सारे लिंक्स लगेंगे तो क्या होगा? अथॉरिटी ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। भाई हो सकता है 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 20, और फिर लिंक बिल्डिंग करते जाएंगे तो वो अथॉरिटी हमारी भी बढ़ जाएगी वेबसाइट। अब ये लिंक बिल्डिंग वर्सेस एसईओ, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस किस चीज़ की ज़्यादा है हमारे लिए, ठीक है। हम किस चीज़ को फोकस करते हैं वेबसाइट्स को रैंक करवाने के लिए। अब आपको पता लग गया। अब ये जो टर्म है, इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल होती है? अभी तो मैंने आपकी लैंग्वेज में बात की कि भाई डू फॉलो और नो फॉलो क्या चीज़ है। सबको समझ में आ गया कि डू फॉलो क्या है और नो फॉलो क्या है? टिकटॉक रिकॉर्ड हो जाएगा? नहीं होगा। जिसका टिकटॉक रिकॉर्ड होगा ना उसको समझ आ जाएगी, जिसका नहीं होगा ये क्राइटेरिया समझ लीजिए, एक छोटा सा फार्मूला लगा के रखें कि भाई ये वाला टिकटॉक मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसका मतलब मुझे आ गया। ये वाला मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता, इसका मतलब मुझे अभी नहीं आया। बस सिंपल। अच्छी बात है, छोटे छोटे मैसेज रिकॉर्ड करें, अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे आएंगे। एक ही दफ़ा करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं आएगा। मिक्स हो जाता है, बहुत दफा रिकॉर्ड किए बट वो भेजने से पहले लगता है ये नहीं, एक एक करके ना, एक एक करके मैंने क्या करें तो फिर क्लियर होगा ना, और आपके पास आपकी मेमोरी होगी, फिर आपको याद, आपको भी पता लगेगा क्या हुआ। अब मेरे टिकटॉक पे देखे ना जाकर, वहाँ पर मैंने साइट मैप को अलहदा से एक्सप्लेन किया होगा, कैनोनिकल को अलहदा से किया होगा, छोटे छोटे टॉपिक्स किए हुए, बहुत सारे नहीं किए हुए। ढूंढना चाहिए आपको ढूंढना चाहिए। मुझे सब पे जानते हैं ना, तो मैंने कहा टिकटॉक तो ढूंढना चाहिए। देखें, आपकी सर्चिंग ही तो आपकी स्किल है। अगर आप सर्चिंग नहीं कर सकते तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको खुद से ढूंढना चाहिए। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। जो हमारा डू फॉलो लिंक होता है, वो जो हमें लिंक देता है, अथॉरिटी देता है, दिस अथॉरिटी इज कॉल्ड लिंक जूस। पीने वाला जूस नहीं है, ये लिंक का जूस है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा ना, पहले मेरी अथॉरिटी थी 5.0, अब क्या होगी 5.000008। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी अथॉरिटी बढ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने मुझे लिंक जूस दिया। इसके लिए टेक्निकल टर्म क्या इस्तेमाल होती है? यानी आपकी जो वेबसाइट अथॉरिटी बढ़ी, यानी डू फॉलो हमें लिंक, यूं कह लें कि डू फॉलो हमें लिंक जूस देता है, नो फॉलो हमें लिंक जूस नहीं देता। अथॉरिटी हमारी लिंक जूस से बढ़ रही है, लिंक से नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ये लिंक बिल्डिंग के क्या कॉन्सेप्ट है, ये आखिरी लेक्चर में हम इनको देखेंगे, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि करना कैसे है इसको, ठीक है। क्या हमें अथॉरिटी की तरफ जाना है, क्या हमें एसईओ की तरफ जाना है, क्या हमारी वेबसाइट जो टॉप पेजेस पर आ रही होती है अथॉरिटी की वजह से आएगी? हमारी आम लोगों की बात कर रहे हैं हम, फेसबुक की बात नहीं कर रहे, ट्विटर की बात नहीं कर रहे, हम अपनी वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, अपने बिजनेस वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं। किससे आती है? इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, और नीचे आए जी, और क्या चीज़ आ रही है? मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया डू फॉलो नो फॉलो। इसका मतलब क्या हुआ? डू फॉलो और नो फॉलो बेसिकली किसकी ऑप्शंस हैं? हाइपरलिंक की ऑप्शन है, ठीक है। और ये लगाते कैसे हैं हम, ये भी देख लें सर। बाय डिफॉल्ट हर लिंक डू फॉलो होता है,
यानी आपने Ahref लगाया, जैसे लगाया था हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था हाइपरलिंक लगाना, वो सारे हाइपरलिंक्स डू फॉलो थे, क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया कि भाई इसको नो फॉलो करना है। जिसको आपने नो फॉलो करना होगा उसके लिए आपको टैग एट्रीब्यूट यूज करना है रिलेशन का। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो, आ रहा है ना। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका हर लिंक कौन सा है, आपका हर लिंक डू फॉलो है। अगर आप ये लिखेंगे, अगर मैं कुछ भी नहीं मेंशन करता, भाई रिलेशन लगाता ही नहीं हूं, ना डू फॉलो लिखता हूं ना नो फॉलो लिखता हूं, हमारा लिंक कौन सा बन गया, डू फॉलो। अगर हमने किसी को नो फॉलो करना हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो करेगा, हम तो नहीं कर रहे ना, ये वो करेगा जो लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज दे रहा होगा। तो वो किसी पेज पर जाकर अगर ये कहना चाहे कि भाई मुझे तो लिंक जूस नहीं देना इसको, यानी लिंक जूस मीन्स आसान अल्फाज में लिंक अथॉरिटी, ठीक है ना। लिंक जूस का मतलब क्या है, लिंक अथॉरिटी। और एक और चीज याद है कि लिंक जूस देने से जो लिंक जूस दे रहा होता है उसकी अथॉरिटी कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि फेसबुक से हम अथॉरिटी ले रहे हैं तो वो जितनी मेरे पास बढ़ रही है उतनी उसकी कम होती जा रही है, उसकी अथॉरिटी उतनी रहेगी। भाई फ्लेक्स लगा दी ना हमने, स्टैंडी रख दी जाकर पिज़्ज़ा हट में, ठीक है, 6 दिनों के बाद उठाई, तो पिज़्ज़ा हट की अथॉरिटी में तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन हमारी अथॉरिटी में हो सकता है कि कई लोग पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खा रहे हो तो उसके बाद आकर यहाँ पर एडमिशन ले लें कि जनाब पीक सोल्यूशन का वो देखा था हमने, वहाँ पर तो ले लेते हैं। टीवी लगे होते हैं, होटल्स में लगे होते हैं ना, हम उधर अपने ऐड चलाने लगे हुए हैं, इससे हो सकता है हमारी अथॉरिटी बढ़ जाए। ट्रैफिक तो लिंक से भी आ जाएगी, देखें ट्रैफिक नो फॉलो से भी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मैंने तो कहा था दोनों ही क्लिकेबल हैं। आपके बिजनेस की अथॉरिटी बढ़ रही है, बेसिकली हम अपने बिजनेस की अथॉरिटी को बढ़ा रहे हैं, ट्रैफिक दोनों से मिलनी है। यही हम देखेंगे अगली क्लास में, आपको ये भी बताऊंगा कि फोकस किस पे करना चाहिए, डू फॉलो पे कि नो फॉलो पे। गूगल लेटेस्ट क्या कह रहा है हमें, किस चीज पे ज्यादा फोकस करें, डू फॉलो पे करें कि नो फॉलो पे करें, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद अगला क्या एट्रीब्यूट है, चल रहा है अभी, ये खत्म नहीं हुआ तो फिनिश करें ना पेज को। आगे क्या आ गया, इमेज पढ़ा है ना हम लोगों ने, इमेज में आर्ट सारा मेरा ख्याल है, इमेज के जो लेसन थे उसमें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा था। जितनी भी तस्वीरें हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन, एक वेबसाइट मुझे मिली है एसईओ करने के लिए, उसकी 10 तस्वीरें हैं, 10 इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, उसके अंदर 500 तस्वीरें हैं, 500 की ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, और वो सारे वो पढ़ेंगे जो हमने इमेज के लेक्चर में पढ़ा था। ठीक हो गया। आर्ट टेक्स्ट कितना बड़ा होता है जी, आर्ट टेक्स्ट कितना बड़ा होता है बोला, कौन बताएगा। आर्ट टेक्स्ट की लेंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम, ये हमने इमेज में पढ़ा था, वैसे ही मैंने पूछ लिया। 980 आर्ट एट्रीब्यूट, इमेज का एट्रीब्यूट आर्ट एट्रीब्यूट, क्या लिखते हैं वहां, हाँ मेमोरी वीक हुई है सबकी। हाँ, आर्ट एट्रीब्यूट में हम अपने कीवर्ड को यूज करते हैं। आप लोगों ने इमेज के लेसन को दोबारा देखना है, ठीक है, एसईओ करनी है तो। और अभी मैं आप लोगों से शेयर करने लगा था, मैं देखूं जरा, और ये चेकलिस्ट वाली वीडियो भी देखनी है। तो ये हो जाता है तो मैं अभी कर दूं ताकि रह ना जाइए। आर्ट एट्रीब्यूट में हम अपने कीवर्ड को ऐड करते हैं, और आर्ट एट्रीब्यूट की मैक्सिमम लेंथ 120 कैरेक्टर्स होती है, यानी इसमें हम जो अपना मैसेज देंगे कीवर्ड्स की शक्ल में वो कितना बड़ा दे सकते हैं, 120 कैरेक्टर्स में। ये सारी बातें इमेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट लेसन है जिसमें हमने इमेज के टैग को पढ़ा था, उसमें मैंने सब बताया था कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो हमने सब अप्लाई करने हैं इसके ऊपर। ये था जी, टेक्निकल एसईओ को भी हमने एक लेसन में कवर किया, ऑन साइट एसईओ को भी कवर किया, और पीछे से हम ये सब चीज़ें अलग-अलग पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है।